जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। एक तकनीक जिसने दूरी और समय दोनों को हरा दिया। एक विजन जिसने भारत को भविष्य की कतार में सबसे आगे ला खड़ा किया। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा। ये कहानी है डिजिटल भारत की, मोदी के विजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के शासनकाल में हम हर उस बड़े मुद्दे को खंगाल रहे जिससे देश में बड़े और युगांतकारी परिवर्तन हुए। और इसी कड़ी में आज बात डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। ये वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और बड़ी सोच बताया जाता है। कहा जाता है कि हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तरक्की के सोपान गढ़ लिए हैं। क्या वाकई हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में उन्नत देशों से आगे निकल गए हैं? आज पड़ताल इस कड़ी में ऐसी बात की। बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे, बड़े पोर्ट और एयरपोर्ट यानी कंक्रीट का और भौतिक संरचनाओं का एक विशाल नेटवर्क। हमने पिछले एपिसोड में यह दिखाया था कि कैसे विकास के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत आधार का काम करते हैं। लेकिन दुनिया आज सिर्फ इनके दम पर ग्लोबल विलेज नहीं बन गई है, बल्कि आज का दौर इंटरनेट और डिजिटल समृद्धि का है। पूरी दुनिया इसी पर फोकस कर रही है। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, इसमें जो पीछे छूट गया वो बहुत पीछे रह जाएगा। और इसी सूत्र को वक्त रहते प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदर्शी सोच से साधा। I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners driven by digital learning. I dream of a digital India where quality healthcare collaborates right up to the remotest region powered by e-healthcare. I dream of a digital India where farmers are empowered with real-time information to the connected with the global markets. मोदी सरकार में भारत की डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी पहचान बना भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और देखते देखते दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इन ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 20 बिलियन रुपीस है, उससे भी ज्यादा है। भारत में बड़े से बड़े शोरूम से लेकर एक छोटे से वेंडर तक सब इस पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। याद कीजिए, पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को सही गलत ठहराने को लेकर खूब विवाद हुआ था, लेकिन सिस्टम को कैशलेस बनाने के उनके दूसरे फैसले ने निर्विवाद रूप से जंग जीत ली। यूपीआई सिस्टम पर मोदी सरकार ने फोकस किया। 12 साल पहले डिजिटल भुगतान सीमित था, इंटरनेट धीमा था और सरकारी सेवाएं कागजी फाइलों में ही अटकी रहती थीं।
लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। डिजिटल पेमेंट के विस्तार के लिए सरकारी प्लानिंग ने खाका खींचा, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए और इसे इतना आसान बना दिया गया कि देखते देखते लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़ते चले गए। बहुत पढ़े लिखे या तकनीकी सक्षम लोगों के साथ ही मेहनतकश और मजदूरों तक, ठेला रेहड़ी वालों तक, किसानों और कामगार महिलाओं तक यूपीआई का चलन इतना बढ़ा कि इसके प्रयोग ने बड़े शहरों और गांवों के भेद मिटा दिए। इसके प्रयोग में अमीर गरीब सब एक मंच पर हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों में या शहर की सड़कों के किनारे खोमचे वालों तक को इसका इस्तेमाल करते देख विदेशों से आए मेहमान भी भौचक्के रह गए। Already paid. He's got it. And you go to confirmation there. 2024 में जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक चाय की दुकान पर जाना और मैक्रों का पेमेंट के लिए यूपीआई के इस्तेमाल करने की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। Wherever we are presenting Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's Digital India vision, there is very good traction about it. People understand how Modi ji has democratized the digital technology. मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि योजनाओं को नए तकनीक से जोड़ने में प्रधानमंत्री जी का प्रायः प्रथम प्रश्न होता था कि कोई आप योजना लाए हैं तो इसकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैसे करेंगे, एडवर्सिटी से कैसे वह उभरते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। डिजिटल पेमेंट होने के बाद ये बहुत ही सुविधा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि अभी पैसा कैरी नहीं पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट हमको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, साथ में एक सिर्फ मोबाइल है तो सब हमारा काम हो जाता है। सबसे पहली मदद ये हुई कि कैश ज़्यादा लेके घर निकलना नहीं पड़ता, माइंड फ्री होता है ज़्यादा कैश लेके निकलने से। और दूसरा ये फ़ायदा हुआ है कि राउंड फिगर में तो सामान किना नहीं जाता, कभी 42, 43, तो उसमें चेंज के बदले कभी टॉफ़ी मिलता है, कभी वो चेंज लेके चलते रहो। तो यूपीआई आने के टाइम में जो अमाउंट है वो पेमेंट करना वो आसान रहा, यानी कि एक मोबाइल लेके आप घर से निकल जाओ, आपका काम हो गया। लेकिन भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ यूपीआई ही नहीं बल्कि इसका दायरा बहुत विशाल है और लगातार बढ़ रहा है। इसका परिणाम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और 5G जैसी तकनीकें अब हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लोकतंत्र है, जहां हर नागरिक के हाथ में मोबाइल है और हर सेवा उसकी उंगलियों पर। यूपीआई ने देश की अर्थव्यवस्था में एक क्रांति लाकर दिखाई है, जहां 300 करोड़ रुपए से सालाना से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। लोग बिना किसी छुट्टी की परवाह किए, सैटरडे संडे के, बैंक खुले हो बंद हो, आप लगातार इससे पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसने पारदर्शिता लाई है, यानी कि इसने ट्रांसपेरेंसी लाई है पूरी की पूरी प्रणाली में। डिजिटल क्रांति को देश में लागू करना इतना आसान कहां था, राह इतनी कठिन थी कि तमाम ऐसी बाधाओं के बाद इच्छा शक्ति प्रबल साबित हुई और नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्रांति की सोच को भारत की धरती पर उतार कर रख दिया। और शायद यही वजह है कि यूपीआई टेक्नोलॉजी, तमाम पैसे का लेन देन और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ तमाम गरीबों को उठकर खड़ा होने का मौका मिला है। भारत में डिजिटल क्रांति के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास हुए। इसके लिए आज के वक्त में तेजी से उभरता शब्द है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मोदी सरकार में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी डिजिटल रूपांतरण के लिए 1 जुलाई 2015 को शुरू हुए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने क्रांति का रूप ले लिया।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित इकोनॉमी में बदलना है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाना, भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करना और तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। आज सरकारी दफ्तरों में फाइलों के ढेर नहीं, बल्कि डिजिटल स्क्रीन और ई ऑफिस हैं। ई ऑफिस ने सरकारी कामकाज को पेपरलेस बना दिया है। 12 साल पहले तक देश के एक आम नागरिक की सबसे बड़ी लड़ाई थी अपने ही हक के पैसों के लिए घंटों लाइन में लगना। लेकिन बदलाव तब शुरू हुआ जब एक बड़े फैसले ने हर गरीब को बैंक से जोड़ दिया। दरअसल पीएम मोदी के संकल्प ने देश को सिर्फ कंप्यूटर से ही नहीं, बल्कि हर एक देशवासी के दिल और हक से जोड़ दिया है। मोदी सरकार आने के बाद 2014 में जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम चला, वो बड़ा कारगर साबित हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत शून्य बैलेंस में तमाम लोगों के खाते खुलवाए गए, जिसमें खास तौर से वंचित, शोषित और जनजाति के लोग शामिल हुए। अब जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, तो उनका पैसा सीधे उनके खाते में जाता है। अभी जनजाति ये धरती आबा जो स्कीम हम लोग का लॉन्चिंग हुआ, इसमें 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इसमें खर्च हो रहा है। आप इसमें 700 कुछ डिस्ट्रिक्ट हम लोग का इसमें कवर हो रहा है। 63,000 गांव इसमें कवर हो रहा है। पीएम जनमन में 24,000 करोड़ रुपया का खर्च हो रहा है, जो कि आपका पीवीटीजी बोला जाता है। अति पिछड़ा जनजाति जो है उनके लिए खर्च किया जाता है। तो ये अभूतपूर्व है और इसके कारण परिणाम आज दिख रहा है। जनजाति का छात्र आज आपका टॉप क्लास एजुकेशन में पहुंच चुके हैं। पीएमजेडीवाई और माई गवर्नमेंट पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद था देश के हर गरीब, कम आय वाले और ग्रामीण व्यक्ति को किफायती और सुरक्षित बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, जैसे बैंक खाता खोलना, लोन, बीमा और डिजिटल भुगतान आसान बनाना। देश के इतिहास में पहली बार बेहद कम समय में इस योजना के तहत बैंकिंग प्रणाली से वंचित लोगों के अब तक 58 करोड़ 20 लाख से ज्यादा जनधन बचत खाते खोले गए। इन खातों में जनता का भरोसा इस कदर बढ़ा कि जनधन खातों में कुल जमा राशि 3,02,000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक ऐसे कुल खातों में से लगभग 55.8% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। इतना बड़ा मूलचूल परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर हम जनधन योजना की बात करें, जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करें, आज 58 करोड़ लोगों ने, 58 करोड़ लोगों में जिसमें हमारी 65% हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने जिन्होंने बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, उनको कोई सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती थी, बैंक का अकाउंट खोलने के लिए गारंटी चाहिए होती थी, तो वो गारंटी प्रधानमंत्री जी ने दी, भारत की सरकार ने दी और जीरो बैलेंस के 57 करोड़ से अधिक अकाउंट खोले, जिसमें 3 लाख करोड़ के करीब पैसा वहां पर है। हाँ, जनधन खाता खुलवाने से फायदे तो हैं। फायदे ये है, गैस की सब्सिडी वगैरह, ये बीमा हो जाता है। हाँ, फायदा है। उसमें हमारे वो जलते पैसे भी आते हैं, सब आते हैं क्या। हाँ, सब स्कीम पूरी मिलती है। ये अपन जो अपन को जनधन खाता खुला है वो फ्री में खुला है, और जैसा जो भी अपन को पैसा मिलता है, जैसे गैस का है, ये पैसा खाते में आता है। 2014 के बाद ये जनधन खाते इस सरकार में प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, तो उसका पीछे विजन यही था कि भाई लोगों के पास खाते नहीं थे, बैंकिंग नहीं थी। आज 58 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते हैं और उसमें भी आधे से ज़्यादा महिलाओं के खाते हैं। तो उसके अंदर जो योगदान है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इस खातों में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा जमा है इन खातों में। तो आप ये सोचिए कि अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान होगा। और उसके साथ साथ जो पहले लोगों को पैसा मिलता था, कोई सब्सिडी मिलती थी, कुछ भी मिलता था, तो उनको कैश मिलती थी, कईयों को मिलती थी, नहीं मिलती थी। अब सीधा खाता खुलने के बाद खाते में जाता है।
इसके बाद 2015 में आया डिजिटल क्रांति का औपचारिक शंखनाद करने वाला डिजिटल इंडिया मिशन। 1 जुलाई को पीएम मोदी ने इस फ्लैगशिप प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना था। इसके तहत डिजी लॉकर ने पेपरलेस व्यवस्था को बढ़ावा दिया। सरकारी सेवाओं और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से पहले लोगों को हर जगह कागजी दस्तावेज लेकर जाना पड़ता था, मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। लेकिन अब ये सब जेब में मोबाइल पर सुरक्षित है। डिजी लॉकर और उमंग ऐप ने सरकारी सेवाओं को आम लोगों की उंगलियों पर ला दिया है। मुझे लगता है कि ये डिजी लॉकर अभी भी रूडिमेंटरी ही है, बिकॉज स्कूल कॉलेजेस में हमें क्या बोलते हैं, पेपर ही चाहिए रहता है, लाइक दे नीड रॉ सब कुछ। इस चीज़ को और डेवलप करेंगे, ऑब्वियसली बहुत कंसिडरेबल है, बट अगेन इन और भी लाइक अगर डेवलप करते तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज हर एक जगह स्कूल कॉलेजेस में आपके डॉक्यूमेंट सिक्योर हैं और एक ही जगह, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम साथ में कभी कभी कैरी नहीं कर सकते हैं, बट अब ऐसा हो गया है कि वो चीज़ हम साथ में कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास डिजी लॉकर है, फिजिकल कार्ड कैरी करना, फिजिकली चीज़ों को कैरी करना से बच गए लोग। भारत की डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी पहचान डिजिटल भुगतान और साक्षरता का दौर तब आया जब अप्रैल 2016 में एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च किया। इसने देश में कैशलेस लेन देन की दुनिया ही बदल दी। लॉन्चिंग के वक्त जहां ये केवल कुछ बैंकों और कुछ खास बड़े कस्टमर्स तक सीमित था, वहीं आज 2026 में ये आम लोगों की जेब में है। सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करना है या मोबाइल नंबर डालना है और पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। न कोई लंबा इंतजार, न कोई बैंक की लाइन, न छुट्टे पैसों की चिंता। और ऊपर से ये बदलाव सिर्फ सुविधा का ही नहीं, बल्कि पारदर्शिता और सुरक्षा का भी है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। मार्च में यूपीआई से कुल 22 अरब 64 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए, जिनकी वैल्यू लगभग 29,53,000 करोड़ रुपए थी। ये किसी एक महीने में यूपीआई से हुए लेन देन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूपीआई सिस्टम हर दिन औसतन 73 करोड़ से ज्यादा लेन देन प्रोसेस कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2026 में कुल यूपीआई लेन देन का मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल भुगतान का लगभग आधा 46% हिस्सा अकेले भारत में होता है। मोदी सरकार ने आगे जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल जैम को जोड़कर सरकारी योजनाओं में बिचौलियों को खत्म करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी को तेजी से लागू किया। जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके। जुलाई 2017 में लागू हुए जीएसटी के लिए पूरा टैक्स सिस्टम ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार पर जबरदस्त प्रहार करते हुए सरकारी खरीद में हेरा फेरी खत्म करने और पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए मोदी सरकार ने सबसे बड़ा कदम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल के रूप में उठाया है, जिसके जरिए खरीद प्रक्रिया के हर चरण में तकनीक का उपयोग होता है। ऑनलाइन बोली और नीलामी होती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी गई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोदी सरकार ने 2018-2019 में ग्रामीण कनेक्टिविटी और डिजिटल पहचान भारत नेट फेज 2 लॉन्च किया, जिसके तहत गांवों और ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के काम में तेजी लाई गई। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन वितरण को बायोमेट्रिक और डिजिटल पहचान यानी आधार से जोड़कर देश भर के किसी भी हिस्से में प्रवासी मजदूरों के लिए राशन लेना आसान बनाया गया। Use of technology will be made. AI enabled systems will be introduced in the entire structure of public distribution system. AI
systems will be procured through a very transparent method, developed in a way which is useful for this particular sector. देश के सुदूर गांवों को जोड़ने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का काम जोर पकड़ा तो अब तक गांवों को जोड़ने के लिए देश में 42 लाख किलोमीटर से ज्यादा का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है। 5G सर्विस डिजिटल ताकत का सबसे बड़ा आधार बना। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने देश में 5G नेटवर्क का उद्घाटन किया था। आज 2026 में भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क्स में शामिल है। 2014 में जहां देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं अब इनकी संख्या 97 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। अब वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लास, डिजिटल हेल्थ और स्मार्ट फैक्ट्री ये सब तेज और भरोसेमंद नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 5G ने भारतीय उद्योगों को नई उड़ान दी है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब इन कंपनियों की पहचान बन गए हैं। गांव-गांव में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच गया है। डिजिटल क्रांति अब शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य को नई रफ्तार दे रहे हैं। गांव के बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं किसान अपनी फसल डिजिटल मंडियों में बेच रहे हैं। तो ग्रामीण उद्यमी ई-कॉमर्स के जरिए देश दुनिया में अपनी व्यापार की पकड़ बना रहे हैं। ऐसे हम स्टार्टअप्स 5G में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि हम देख सकते हैं रूरल एरिया, अर्बन एरिया, सारे बाकी जगह पे कोई जब पहले वहाँ पे नहीं था 5G वगैरह, तो वहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है। अभी 5G आके बच्चे वहाँ पे स्टार्टअप आइडियाज़ लगा पा रहे हैं। जिनके पास ब्रेन है वो भी लगा पा रहे हैं। पहले जिनके पास आइडियाज़ रहते थे लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाते थे, उसको 5G नहीं था, वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो वो बेनिफिशियल है अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में। जो विपदा प्रलय द्वारा आई थी वो इस बार किसानों पर बहुत बड़ी विपत्ति थी, क्योंकि बिन मौसम बारिश हुई थी। इस कारण मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा जो समर्थन मूल्य तय किया गया था उस पर किसानों का एक एक दाना उन्हें खरीदा गया था। एवं फर्टिलाइजर द्वारा जो भी समस्या आती है किसानों को, ई टोकन द्वारा उनको अभी से खाद वितरण चालू करवा दिया गया है। इसलिए किसान अपना अपना खाद समय पर वितरण उठा रहे हैं। कोविड-19 के संकट काल में डिजिटल ताकत ने ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और जनजीवन को थमने से बचाए रखने में एक जीवन रक्षक की भूमिका निभाई। इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्मार्टफोन के दम पर ही वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लास, डिजिटल हेल्थ और ई-कॉमर्स सब संभव हो सके, जिसने महामारी के दौरान भारत को थमने से रोका, लॉकडाउन में भी दुनिया को जोड़े रखा। इतना ही नहीं, 2020-21 में महामारी के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल वैक्सीनेशन अभियान कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए ही चलाया गया, जिसने रियल टाइम में डिजिटल सर्टिफिकेट दिए। कोविड ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसी दौरान आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया। सरकार ने 2022 में ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने और छोटे व्यापारियों को बड़े प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले समान अवसर देने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की शुरुआत की। तो 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP एक्ट 2023 के जरिए नागरिकों के डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। भारत की डिजिटल यात्रा सिर्फ सेवा तक ही सीमित नहीं रही। इस सेवा के शुरू होने के साथ साइबर क्राइम करने वालों का तांता लग गया। इसके साथ सरकार की चुनौती बनी कि अपना उनको सर्वर बनाना चाहिए। सर्वर बनाने के साथ साथ ब्लॉकचेन के अलावा साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करने की आवश्यकता पड़ी। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विचार और सोच ने I4C की स्थापना करके लोगों को एक सहूलियत दी। और यही वजह है कि I4C के शुरू होने के बाद भारत डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भी विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। साइबर सुरक्षा नीति ने डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाया है। UPI और डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना अरबों ट्रांजैक्शन होते हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है। डेटा सेंटर हब्स ने भारत को डिजिटल रूप से मजबूत किया है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियां कायम हैं। विदेशों में हैकर्स सिस्टम को तबाह करने की फिराक में लगे रहते हैं।
एम्स के सर्वर पर सबसे बड़ा और मुख्य साइबर हमला 23 नवंबर 2022 को हुआ था, जिससे कई दिनों तक अस्पताल की ऑनलाइन सर्विस बाधित रही थी। लेकिन भारतीय एक्सपर्ट्स ने बैकअप तैयार कर इस चुनौती को मात दी। ऐसे खतरों से निपटने के लिए ही भारत सरकार ने 10 जनवरी 2020 को ही इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की थी। बहरहाल चुनौतियों से निपटते हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए तकनीक में तेजी आई, वहीं पिछड़ों और वंचितों को मुख्य धारा से जुड़ने का मौका भी मिला। रफ्तार में भी तेजी आई है, प्रगति भी बढ़ी और भारत की डिजिटल यात्रा ने पूरी दुनिया को चौंकाया। और कहा भी ये जा रहा कि अगर भारत की डिजिटल यात्रा ऐसी रही तो भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता रहेगा।